मनोज जी, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की जिम्मेदारी आपके पास है। जी। पहलगांव में, बैसन वैली में 26 बेकसूर लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी गई। आज भी सोचते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लोग पिकनिक के लिए गए थे, वहाँ पर एक जश्न जैसा माहौल था, लोग एंजॉय कर रहे थे, लेकिन एक भी सुरक्षाकर्मी, एक भी पुलिस वाला वहाँ मौजूद नहीं था। ये सच है रजत जी कि 26 निर्दोष और निरपराध लोगों की धर्म पूछ करके हत्या की गई और जिस बर्बरतापूर्वक मारा गया उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। और मैं मानता हूं कि वो भारत की आत्मा पर एक गहरा चोट था, गहरा जख्म था। घटना के दिन ही देश के गृह मंत्री जी श्रीनगर पहुंचे थे और शाम को एक उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक हुई थी। उसमें स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि जो लोग भी इस घटना के जिम्मेदार हैं वो निकल के बाहर न जाने पाएं और उनका खात्मा करना जैसे पहले सुरक्षा बलों ने किया वो बड़ा आवश्यक है और उसे करना ही चाहिए। लेकिन मैं एक दूसरा तथ्य भी आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। पिछले 4 वर्षों में टूरिस्ट फुटफॉल में कई गुना वृद्धि हुई। अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो 2 करोड़ 38 लाख पर्यटक देश से और विदेश से आए थे। उसके 1 साल पहले की बात करूं तो उस साल भी आंकड़ा करीब 2 करोड़ के आसपास था, थोड़ा ज़्यादा होगा। और आए नहीं, घूमे और फिर सुरक्षित वापस चले गए। तो इस तरह का वातावरण जम्मू कश्मीर में पिछले 4 वर्षों से था। और ये कैसे हो सका कि आतंक के जड़ पर प्रहार किया गया, पूरे टेररिस्ट इकोसिस्टम को कैसे समाप्त किया जाए, इसकी एक रणनीति बना करके जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम किया गया, तब ये स्थिति बन सकी। और मुझे लगता है कि कोई भी किसी भी तंजीम का टॉप कमांडर जम्मू कश्मीर में बचा नहीं है। हमारा जो पड़ोसी है, उरी, पुलवामा, बैसरन या पहलगांव, इस तरह की घटनाएं हों इसकी नित कोशिश करता है। देखिए, मेरा सवाल है कि वहाँ पर जिपलाइन पहुँच सकती थी, पिज़्ज़ा बेचने वाले पहुँच सकते थे, वहाँ चाउमीन मिल सकता था, लेकिन पुलिस नहीं जा सकती थी वहाँ पर, आर्मी नहीं जा सकती थी। जिस व्यक्ति ने जिप लाइन और बाकी काम शुरू किया वो एक प्राइवेट प्लेयर था। जेके टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन ने अनुमति नहीं दी थी। उसने जिला प्रशासन को, इवन पुलिस को सूचना तक नहीं करी थी। 2 दिन पहले ही वहाँ लोग जाना शुरू हुए थे, उसके पहले बारिश हुई थी। और मुझे लगता है कि पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था रहती है, लेकिन जो शांति पिछले 4 वर्ष में रही उसके कारण कई ऐसे स्थान नए टूरिस्ट स्पॉट बन गए हैं। मनोज जी, मुझे तो 8 साल के उस बच्चे की बात याद आती है, आज भी उसके शब्द कान में गूंजते हैं, जिसके पिता को उसके सामने वहीं गोली मार दी गई थी। और उसने नीचे आकर ये कहा था कि सरकार तो कहीं थी ही नहीं, पुलिस तो कहीं थी नहीं, हमें बचाने वाला कोई नहीं था। ये सच है, मैं उनसे खुद मिला हूँ, उन परिवारों से। मेरी आंख के सामने वो दृश्य सोचने पर मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं आपको ईमानदारी से बताऊं तो 22 अप्रैल के बाद नींद मुझे अच्छे से तभी आई जब तीनों आतंकवादियों का सफाया हो गया। तो वो दृश्य निश्चित रूप से किसी बहुत हृदय विदारक था। लेकिन देश को ये भी समझना चाहिए कि उसके बाद क्या हुआ। जिस तरह से हमारी बहादुर सेना के जवानों ने पाकिस्तान में घुस करके 9 आतंकवादी अड्डों को नस्तनाबूद किया, 100 से ज़्यादा आतंकवादियों का सफाया कर दिया। और जब पाकिस्तान ने हिमाकत करी तो ये भी बता दिया कि पाकिस्तान में कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमारी जद में नहीं है। उनके एयर बेस, एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह तबाह कर दिया, जिसके कारण वो घुटने पर आए। और ऑपरेशन महादेव में वो तीनों आतंकवादी जिन्होंने नृशंस लोगों की हत्या की थी उनको मिट्टी में मिलाने का काम हमारी पुलिस, जम्मू कश्मीर की हमारी सेना और CRPF के लोगों ने किया। मैं अपने बहादुर जवानों की शौर्यता को सलाम करता हूँ। मनोज जी, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक दरार पैदा करने की कोशिश करता है, मज़हब पूछ के लोगों को मारा गया, लेकिन कांग्रेस के नेता हैं गोगोई साहब, उन्होंने, और शिवसेना के नेता हैं संजय राउत, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ प्रोपेगेंडा था, किसी से किसी का धर्म पूछा नहीं गया। मुझे लगता है कि पूरे देश ने और पूरी दुनिया ने सुना है, तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। अब जिस चीज़ को लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, सुना, मैं तो वहाँ मौजूद था जब पोस्टमार्टम गृह में मैं लोगों से मिला था। खुद जिनके परिजन हमारे बीच नहीं रहे वो चिल्ला चिल्ला करके कह रहे थे
प्रणीति शिंदे जो कि कांग्रेस पार्टी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जिनके पिता देश के होम मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने संसद में कहा आतंकवादी कहां से आएंगे ये सरकार को पता नहीं था, ये पाकिस्तान पर आक्रमण करने का एक बहाना था और ये वोट बटोरने का एक तरीका था मोदी सरकार के लिए। नहीं, अब तो देश और दुनिया को स्पष्ट हो गया है, जो तीनों आतंकवादी मारे गए उनकी पहचान भी हो गई। फॉरेंसिक लैब से भी बैलिस्टिक टेस्ट जो हुआ कि उसी हथियार से, M9 राइफल से, AK-47 से जो गोली निकलती है उसका मिलान होगा, और एक नहीं 6 वैज्ञानिकों ने उसकी पुष्टि की है। NIA ने जिन 2 लोगों को पकड़ के रखा था पहले से, जो उनकी सहायता में थे, उन्होंने भी पहचान करके बताया। जिन परिवारों ने उनको भोजन और पानी पिलाया था, उन्होंने भी पहचान कर ली थी। तो मुझे लगता है कि जितने तरीके हो सकते हैं उन सभी तरीकों का प्रयोग करके ये आश्वस्त देश को और दुनिया को कर दिया गया कि ये तीनों आतंकवादी पाकिस्तानी थे। अखिलेश यादव ने तो पार्लियामेंट में खड़े होकर ये पूछा कि इन आतंकवादियों का एनकाउंटर उसी दिन क्यों हुआ जिस दिन अमित शाह को लोकसभा में जवाब देना था। नहीं, उनको मालूम नहीं होगा, ये 22 अप्रैल से ही ऑपरेशन चल रहा था। ये बात सख्ती से कही गई थी कि जो लोग पहलगाम की घटना में लिप्त हैं वो निकल के बाहर न जा सकें, इसका पूरा इंतजाम कीजिए। अब मुझे लगता है कि ईश्वर भी उन्हीं की मदद करता है जिनकी नीयत ठीक होती है। तो उनको मरना भी था तो उसी दिन मरे जिस दिन पार्लियामेंट में बहस हो रही थी। उमर अब्दुल्ला आपके राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने वैसे तो ऑपरेशन पहलगाम को सपोर्ट किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर का फेलियर इस देश को वॉर के मुहाने तक ले गया। उन्होंने कहा है तो मैं इसका स्वागत करता हूँ। अब उनको ये भी कहना चाहिए कि हड़ताल बंद हो गई। पहले पाकिस्तान कैलेंडर जारी करता था, 132 दिन न स्कूल चलते थे, न कॉलेज चलते थे, न बिजनेस चलता था। स्टोन पेल्टिंग एक आम बात हो गई थी, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस मारे जाते थे, सामान्य लोग मारे जाते थे। और मैंने आपको बताया कि 22 अप्रैल के बाद उसी दिन चैन की नींद आई जिस दिन तीनों आतंकवादी मिट्टी में मिला दिए गए। राहुल गांधी ने एक बात का क्रेडिट लिया, उन्होंने कहा कि जब पहलगाम में हमला हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं पहला ऐसा नेता था जो हिम्मत करके वहां गया, घटनास्थल पर पहलगाम गया। लेकिन देश के गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी तो बैसरन घाटी में गए थे और 22 को घटना हुई, 22 की शाम को पहुंच गए थे श्रीनगर, रात को सुरक्षा बैठक करी और 23 को सुबह सुबह वो बैसरन घाटी में खुद जा करके सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ उन्होंने चर्चा की, मुआयना किया, फिर आकर के परिजनों से मिले। तो मुझे लगता है कि ये शायद देश को कुछ लोगों ने गलत बताने की कोशिश की है। जनता में से इस बारे में अगर कोई सवाल हो किसी के मन में। राहुल गांधी का ये कहना है कि मोदी ट्रम्प से डरते हैं और इस वजह से उन्होंने सीज फायर की, इस पे आपका क्या कहना है? वैसे ये राजनीतिक सवाल है, मैं उसमें फंसना नहीं चाहता हूँ, लेकिन इसका जवाब बहुत स्पष्ट रूप से स्वयं प्रधानमंत्री जी ने देश की संसद में दे दिया है और देश और दुनिया को पता लग गया। उन्होंने कहा कि दुनिया के किसी नेता ने हमको फोन नहीं किया सीज फायर के लिए, और भारत के विदेश मंत्री जी ने ये जो बात बताई कि 22 अप्रैल से लेकर के और कोई तारीख थी, ऑपरेशन सिंदूर के बाद की तारीख थी, उस बीच में प्रेसिडेंट ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बीच टेलीफोनिक बात भी नहीं हुई है। राहुल गांधी ने एक और बात कही, उन्होंने कहा कि जो ऑपरेशन सिंदूर था ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को चमकाने के लिए था क्योंकि उनके हाथ खून से रंगे थे। अगर ऐसा कोई सोचता है तो मुझे लगता है कि मुझे तरस भी आता है, हंसी भी आती है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारत की आत्मा पर चोट है और पब्लिक मीटिंग में उन्होंने कहा था कि जिन्होंने भी हमारे निर्दोष नागरिकों का लहू बहाया है, बदला ऐसा लिया जाएगा कि उनके और उनके आका सबको ये समझ में आएगा कि नहीं, भारत अब दूसरा भारत है, वो सहता नहीं है। अगर उस पर हमला होता है, उसके नागरिकों पर हमला होता है तो उसका ऐसा जवाब देता है कि उनकी कई पीढ़ियां याद रखेंगी।